नमस्कार दोस्तों, कालजयी टितिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का तीसरा भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि निर्मला के पिता उदय भानुलाल की हत्या हो जाती है। निर्मला के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बावजूद निर्मला की माँ कल्याणी हिम्मत कर नियत तिथि पर ही निर्मला के विवाह को निपटा देना चाहती है। इस प्रस्ताव के साथ पंडित मोटेराम को निर्मला के भावी ससुराल भेजा जाता है। क्या वे सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए निर्मला का तीसरा भाग। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे हुए कंठ से बोले, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खती से दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हैं अभी हैं, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उसे कहा आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली बाई, अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भालचंद्र, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब फिर तुम ही रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली बाई, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा मैंने वह मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कराए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना ही बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो। रंगीली बाई, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली बाई, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, डाई से पेट छिपाते हो।
मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की क्या ज़रूरत है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? बलैया ले ले। रंगीली बाई, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात तार ली कि नहीं? भालचंद्र, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती होंगी जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली बाई, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखा, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली बाई, उतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ न होगी। रंगीली बाई, मेरी बला से जहाँ चाहे करो। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली बाई, जरा भी इशारा न करना। भालचंद्र, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से ओंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली बाई ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली बाई, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास तो अब क्या ही होगा। रंगीली बाई, तुम्हें ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही न आएगी। दुनिया का कुछ मजा न उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली बाई, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो मैं चू भी न करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है
और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला। लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटेहाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली बाई, तुम बाप बेटे दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़के के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। रंगीली बाई, चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली बाई वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न रहा गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पे रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई न टिका है और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा तो मैं भी चलूं। मोटे राम, अच्छी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज़ है? मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार ही से खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तर माल लाए हो? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल तो एक सेर भर, आ जाऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आध सेर तो ले लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं।
इन्हें जगह देखकर वह पालागन कर बोले, महाराज, आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, जितनी मिठाइयाँ ली हों मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटेराम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली बाई से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना होगा, पक्की तौल। रंगीली बाई, पेट में सनीचर है क्या? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ मारेगा। रंगीली बाई, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन की तो और बात न थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुँह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुँच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण भी ठहरना असह्य है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ? और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौर। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न ले। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौड़ी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुँह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे,
पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़ का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। न जाने किस मनहूस की सूरत दिखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बाई, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले। भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली बाई, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली बाई, ओह जाने भी तो, जब तुम्हें वह विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भालचंद्र, यूं जान न बचेगी। लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दो। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली बाई ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है कि पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी पानी में तो नहीं गिर पड़े। दोस्तों, उपन्यास का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।